आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ आपके के खलीक कियानी, जो कि डॉन के एक सीनियर एडिटर हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और हम इस वक्त बात कर रहे हैं उस स्टोरी की जो इन्होंने पब्लिश की, आज के दिन पब्लिश हुई। ओगरा की जानिब से एक जो नोटिफिकेशन था वो विड्रॉ किया गया, तो उसके हवाले से, क्योंकि उसके पहले उसकी एक बैक स्टोरी थी। जब ये पता चला कि पाकिस्तान की तारीख का और स्पेशली जो इस वक्त बल्कि पूरी दुनिया में जो समर परचेज होती है एलएनजी की, उसमें सेकंड हाईएस्ट एवर प्राइस के ऊपर जो है वो खरीदा गया। एलएनजी का एक ठेका किया गया, पीएसओ का वो ठेका था, और उसके बाद फिर उस नोटिफिकेशन को बाद में विड्रॉ किया गया। लेकिन उस नोटिफिकेशन के आने और विड्रॉ होने के दरमियान एक जो है वो तनाजा पैदा हुआ, जिसके अंदर हकूमती जमात की तरफ से इनको कुछ कहा गया, फिर इन्होंने भी उनको जवाब दिया, और फिर साबित हुआ कि इनकी जो स्टोरी थी उसके अंदर कहीं पर कोई फ्लॉ नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो रिएक्शन में कुछ जो है वो तेजी बिला वजह दिखाई गई थी। तो खलीक साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि असल में क्या रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आपकी जो स्टोरी थी वो इतनी उनको नागवार गुजरी। सर बेसिकली स्टोरी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये हुकूमत का ही एक समझे इदारा है, रेगुलेटर, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो हर महीने आरएलएनजी की जो प्राइस है वो डिटरमिन करती है और उसको नोटिफाई करती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट होती है। इनफैक्ट ये जो प्राइस वो कैलकुलेट करती है इज ऑलवेज बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर कंपनीज, यानी पीएसओ और पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड जो है, जो बड़े इंपोर्टर हैं, बल्कि दो ही इंपोर्टर हैं, वो जो प्राइस लेके आते हैं वो अनाउंस कर अपना प्रोवाइड करते हैं ओगरा को, और ओगरा उनकी दी हुई प्राइसेस के बेसिस के ऊपर एक सेल प्राइस नोटिफाई करती है। इस दफा भी उन्होंने यही किया, लेकिन ये सो नॉर्मली महीने में तकरीबन 6 कार्गो इंपोर्ट करता है और 6 कार्गो पीएलएल इंपोर्ट करता है। उसके बाद औकात कम होते हैं, लेकिन पीएसओ के ज्यादातर 5 तो जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कतर के साथ है, उस एक जो कार्गो था जो नोटिफाई वो तकरीबन $20 से भी जरा ऊपर की प्राइस थी, जी जो बेसिकली मेरा ख्याल जो हमाद अजहर साहब को जिस चीज से तकलीफ हुई वो ये, जो दुनिया में कभी गर्दन में तो कभी भी नहीं, लेकिन उसने साउथ कोरिया ने इंपोर्ट की थी और उस इतनी एक्सपेंसिव उस वक्त भी समझी। खलीक साहब, आप म्यूटेड है आपकी जी। हेलो जी खलीक साहब, बोलिएगा। जी, तो वो जो मेरा ख्याल जो प्राइस थी वो उसके जो रिकॉर्ड प्राइस थी उसकी बेसिस पे शायद अहमद अजहर साहब को ने उसको अच्छा नहीं समझा और उन्होंने कहा जी, बड़े रिएक्ट स्ट्रांगली उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा जी फेक रिपोर्ट एंड फ्रंट पेज के ऊपर, वो भी फ्रंट पेज के ऊपर। लेकिन ये उन्होंने मेरा ख्याल है कि जल्दबाजी में ये बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना हाउस नहीं चेक किया था कि वहाँ क्या हो रहा था। उनको शायद ये नहीं पता था कि ये प्राइस जो है वो उनके मातहत काम करने वाली एक कंपनी ने प्रोवाइड की थी, और उनको शायद ये भी नहीं पता था कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बेस्ड है उस नोटिफिकेशन के ऊपर जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इशू किया। तो मेरा ख्याल है जब मैंने उसको चैलेंज किया उनको, तो फिर शायद उन्होंने फैक्ट चेकिंग शुरू की, अपने कंपनीज को चेक किया, तो पता ये चला कि जी कसूर मैसेंजर का नहीं था, कसूर उनका था। सही। अच्छा, तो ये आपकी फिर मैंने ट्वीट्स देखी जिसके ऊपर आप भी काफी मुझे जो है वो उस समय नजर आए कि क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई कोई भी जो रिपोर्टर है वो जब एक चीज रिपोर्ट करता है, कंप्लीटली कागजात देखता है। लेकिन क्या आपकी एंगर की वजह असल में क्या थी? क्या फेक न्यूज कहना जो है वो आपको बुरा लगा, या कोई और वजह थी? नहीं, फेक न्यूज, इसके अलावा तो और कोई चीज नहीं है। मेरी उनके साथ कोई दुश्मनदारी नहीं है। अब मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बल्कि सारी गवर्नमेंट के सारे वजीरों की रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जब आप किसी को चैलेंज करें, आप कहें कि जी फेक न्यूज, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करें।
ये ऐसे नहीं है कि जी आप सोशल मीडिया के ऊपर यानी ये कि वो अपना आम लोग नहीं है, आपकी स्टेटमेंट को लोग सुनते हैं और उसके ऊपर बिलीव करना करते हैं। अगर आप इस तरह रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जी आप इर्रेस्पॉन्सिबल हैं और आपको इतने बड़े ओहदे के ऊपर नहीं होना चाहिए। जी, तो अच्छा ये जो एक चीज़ मैं समझने से कासिर हूँ, वो ये है कि ये फ़ेक न्यूज़ का जो बार-बार कहा जाता है कि ये फ़ेक है, लेकिन इसकी रीज़न क्या है कि उन्होंने इसको ऐसा समझा? मतलब कहने का मेरा ये है कि वो क्या अपने जो मैकेनिज़्म है उसको खुद नहीं समझते हैं या ओगरा ने उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या शायद आपको ये लगता है कि ये जस्ट एक इस तरह का फैसला जो है वो जल्दी से कर लिया जाता है कि इस खबर को दबाने के लिए या इस खबर को डिस्क्रेडिट करने के लिए पहले इसको फेक न्यूज़ करार दे दिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो बाद में देखी जाएगी नोटिफिकेशन कर लेंगे विथड्रॉ। सर मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि उन्होंने जल्दबाजी में ये काम किया और शायद उनको ये उस वक़्त कहना चाहिए था जब वो अपने फैक्ट्स सारे चेक कर लेते। उन्होंने अपने फैक्ट्स नहीं चेक किए, उनकी अपनी मिनिस्ट्री से उन्होंने अपने फैक्ट्स नहीं चेक किए, उन्होंने पीएसओ से नहीं चेक किए, उन्होंने ओगरा से नहीं चेक किए और उसके बगैर जल्दबाजी में मेरी क्रेडिबिलिटी शायद उनसे ज़्यादा होगी और उसके लिए काम कहाँ से चेक करनी होगी। और अगर वो नहीं चेक करते तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी नासमझी की बात है और हुकूमत को सोचना चाहिए। खलील साहब से हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। हम देखते हैं कि वो वापस आते हैं या नहीं। मैं उनसे असल में सवाल यही करना चाह रहा हूँ, आपने सुनी उनकी बात कि उनकी जो रिपोर्ट थी उसके अंदर कोई किसी भी तरह से जो है वो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो फैक्ट चेक के बगैर की गई हो, लेकिन उसके ऊपर फेक जो है वो मिनिस्ट्री के हैंडल से भी कहा गया कि ये फेक है। फिर हमाद अज़हर साहब जो कि मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये फेक है। तो मैं उनसे यही जानना चाह रहा था कि ये जो एलएनजी है ये 20.055 डॉलर पर यूनिट के हिसाब से जो खरीदी जा रही है, जो कि ब्रेंट का 27.9% है, जो कि एक बहुत ही हाई जो है वो रेट है। इसके ऊपर क्यों इतनी महँगी जो खरीदी जा रही है? तो खलीक साहब जो हैं वो ग़ालिबन हमारा उनका जो राब्ता है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। हम उनसे फिर किसी दिन जो है वो इस मौज़ू के ऊपर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन चलते हैं अपनी जो असल पॉइंट है यहाँ पर जो उन्होंने भी उठाया और मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो हमारी हुकूमत और इनके वज़ीर और इनके जो मुशीर हैं और ये जो इनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो अपने अकाउंट्स को जो है वो सहाफ़ियों की और सहाफ़ती जो रिपोर्ट्स हैं, उनको क्रेडिट करने के लिए जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये इंतहाई एक जो है वो काबिल मज़म्मत अमल है कि आप जो है वो चेक भी ना करें कि आपकी जानिब से कोई गलती हुई है या नहीं। रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स कोट किए गए हैं, नोटिफ़िकेशन दिया गया है, नोटिफ़िकेशन की कॉपी जो है वो वहाँ पर एक उसकी तस्वीर मौजूद है, तो आप एक मर्तबा देख लें कि ये फेक न्यूज़ है या नहीं है। लेकिन वो देखने की सूरत में मसला ये होता है कि फिर अगर वो देख लें, तो फिर तो बात ही क्या है, असल प्रॉब्लम ही ये है कि लोगों को ये दिखाना है कि ये जो हमारे खिलाफ या ऐसी खबर जो कि हमें पसंद नहीं आ रही है, हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनको उनके बारे में जो है उनको हमारे बारे में ये तासुर जाएगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो कोशिश होती है कि फौरी तौर पर उसको गायब कर दिया जाए मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर से। तो यही एक जो है वो प्रैक्टिस एक मर्तबा फिर देखने में आई। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इस हवाले से मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ज़रूर लेंगे खलीक साहब से, लेकिन असल जो सवाल है वो ये है कि आज किस किस्म के जो है वो फैसले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस किस्म की सूरत हाल में फंसी हुई है, क्योंकि आज एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो कि फाइनेंशियल टाइम्स में लगी है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर ने कंप्लेन किया है फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन ने अभी तक वजीर आजम इमरान खान को फ़ोन कॉल नहीं की है। ये बात पहले भी जो है वो हो चुकी है और बार-बार जो है वो कहा गया कि वो फ़ोन कॉल क्यों नहीं कर रहे? तकरीबन अब 6-7 महीने होने को आ रहे हैं जब से उन्होंने टेक ओवर किया है और इसके बावजूद जो है वो कोई इस हवाले से अभी तक उनकी जो फ़ोन कॉल है वो नहीं हो सकी है। तो उसका फिर इसकी क्या रीज़न है वो तो हमें नहीं पता। शायद वो इग्नोर कर रहे हैं, शायद उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं है या कोई भी रीज़न है, मगर उन्होंने इमरान खान साहब को अभी तक कॉल नहीं किया है। अब उनको कॉल ना करना जो है वो ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम बना हुआ है और अब इतना ज़्यादा एक इसको अना का मसला भी बन जाता है, क्योंकि ऑल्दो एनएसए जो हैं वो बार-बार इस चीज़ को कह चुके हैं कि डिनाई कर चुके हैं कि हमें कोई किसी भी किस्म की एंग्ज़ायटी है इस हवाले से। लेकिन वो जो एंग्ज़ायटी है वो पता नहीं कि वो है या नहीं है, लेकिन ये एंग्ज़ायटी अब नज़र बहरहाल आ रही है, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू उन्होंने देते हुए कहा है कि जब भी हमने ये मामला अमरीकी इंतज़ामिया के साथ या बाइडेन इंतज़ामिया के साथ उठाया तो हमें ये कहा गया कि हम ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे। कुछ टेक्निकल मसला है जिसकी वज़ह से बात नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन इस बारे में कोई भी जो है वो ये बात इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है।
ये बड़ी ही हैरत अंगेज बात है कि बाइडेन इंतजामिया जो है वो इतने अहम मुल्क के एक वजीर आजम जो है उनके साथ बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रही। इस हवाले से बाइडेन इंतजामिया के भी एक अहदेदार से पूछा फाइनेंशियल टाइम्स ने, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, जब वक्त आएगा, सही वक्त आएगा तो वो जरूर उनसे बात करेंगे, विच इज वेरी स्ट्रेंज कंसिडरिंग के इमरान खान साहब जो हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी अच्छी, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू देते हुए एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को जो है उनकी कुछ बात भी कही, उनका हवाला भी दिया अपनी मुलाकात का इमरान खान साहब के हवाले से। दूसरी तरफ जो बाइडेन जो है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान से राब्ता करने के लिए ही तैयार नहीं है। सबसे बड़ी रीजन इसकी क्या हो सकती है? जाहिर है कि इसकी बड़ी रीजन यही है कि इमरान खान साहब जो है वो ही इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स, चाहे वो सियासी तौर पर मजबूत इस वक्त पहले के मुकाबले में इंटरनली मजबूत जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हवाले से जो भी आपको बातचीत करने की जरूरत है उसमें वजीर आजम से या फेडरल कैबिनेट से बात करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उसको हैंडल करते हैं, पाकिस्तान की जो फौज है वही उसको हैंडल करती है, वो उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं और वो मुसलसल कर रहे हैं। ये बात कंफर्म हो चुकी है, स्टेट डिपार्टमेंट कह चुका है, पेंटागन कह चुका है कि पाकिस्तान के जो आला सफारती जराए हैं और पाकिस्तान के जो जीएचक्यू के अंदर जराए हैं, दोनों से हमारी जो है वो बातचीत हो चुकी है और उससे हम उनके अफगानिस्तान में अड्डे के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने अड्डों की बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के जो भी उनके साथ ताल्लुकात हैं उसके हवाले से, जो अफगानिस्तान के हवाले से जो भी पाकिस्तान से उनको बरात चाहिए या कोई भी फैसिलिटीज चाहिए, उनके हवाले से हमारी बातचीत जो है वो मुसलसल जारी है। लेकिन इमरान खान साहब को सदर बाइडेन जो है वो फोन करने के लिए तैयार नहीं है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आसिम सलीम बाजवा जो कि रिटायर्ड जनरल हैं, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, आईएसपीआर के सरबराह रह चुके, डीजी रह चुके हैं माजी में, और सदर्न कमांड के जो है वो सदर डीजी रह चुके हैं माजी में, कोर कमांडर रह चुके हैं कोयटा के। वो आज सीपेक अथॉरिटी के पिछले कई माह से जो है वो चेयरमैन थे, जब से सीपेक अथॉरिटी वजूद में आई थी, और बिलाखिर जो है आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह एक नए साहब जो हैं उन्होंने उनकी जगह ले ली है। और वो जगह लेने से पहले क्यों वो जगह ली गई है ये तो बात की बात है, उसके बारे में मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन आसिम सलीम बाजवा के जो कंट्रोवर्सीज हैं वो बेशुमार है। मिसाल के तौर पर आसिम सलीम बाजवा जो है वो जब डीजी आईएसपीआर थे, तो उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि डीजी आईएसपीआर के ओहदे से रहते हुए उन्होंने जनरल राहील शरीफ की जो भी एक इमेज बिल्डिंग थी उसके अंदर उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब जनरल राहील शरीफ के जाने के बाद उनको वहां से हटा दिया गया ओहदे से, और फिर वो चले गए थे सदर्न कमांड को, वो कमांड कर रहे थे बलूचिस्तान के अंदर, और वहां पर उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया बकौल नवाज शरीफ के और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के, और उनके दीगर जो पार्टी के कायदीन हैं उनकी जानिब से भी ये बात कही जा चुकी है कि उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराई गई बलूचिस्तान में 2018 में सेनेट इलेक्शन से पहले, क्योंकि सेनेट इलेक्शन के अंदर जो है वो एक मुख्तलिफ किस्म की एक अरेंजमेंट चाहिए थी, उसके अंदर उनका एक कलीदी किरदार था, ये इल्जाम है उनके ऊपर। इसके अलावा उनके ऊपर इल्जाम, बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन जो है वो गुज़िश्ता बरस सामने आया सितंबर में, जब अगस्त में जब अहमद नूरानी जो पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आजकल पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, उन्होंने फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट के ऊपर एक स्टोरी की जिसके अंदर उन्होंने एक्सपोजे था एक वो कंप्लीट, जिसमें उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब के जो अहलो अयाल हैं, उनकी अहलियां हैं और उनके जो बच्चे हैं, उनके नाम कितने बड़े, और उनके भाई उनके नाम पर कितने बड़े बड़ी जो फूड चेन्स हैं और मार्ट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर 4 मुल्कों में उनका बिजनेस फैला हुआ है, और इसके अलावा पापा जॉन्स जो है वो उनकी फ्रेंचाइजीज उनके पास हैं। और आसिम सलीम बाजवा की जानिब से बाद में इसको जरूर डिनाई किया गया, लेकिन वो डिनायल भी इतना फोका था और इतना कमजोर था कि उसको डिनायल भी क्या, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं कभी, क्योंकि वजीर आजम साहब ने उसी फोके से जो एक डिनाइल दिया गया था उसको कबूल कर लिया। एक 4 कागज जो है वो अपलोड किए गए ट्विटर के ऊपर, जिसमें कहा गया कि जी ये जो खबर है वो तो गलत है, उसके अंदर मैंने जो ये कंपनी खरीदी थी ये भी नुकसान में जा रही है, ये कंपनी खरीदी थी ये भी नुकसान में जा रही है, ये कंपनी खरीदी थी ये भी नुकसान में जा रही है, ये कंपनी जो है वो डॉर्मेंट पड़ी हुई है, ये भी डॉर्मेंट पड़ी हुई है, तो मुझे तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा। मतलब दर्जनों के हिसाब से जो थी वो कंपनीज थी जो डॉर्मेंट पड़ी थी या नुकसान में जा रही थी, लेकिन उनके बिजनेस जो है वो भाइयों का, उनका अप्रोच है भाइयों का है, वो जाहिर है उनका अपना जाती तो नहीं है। उनकी अहलिया के हवाले से बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज आई थी, क्योंकि ये खबर आने से कुछ दिन पहले उन्होंने 23 जून को गुज़िश्ता बरस उन्होंने अपने जो असासे थे वो डिक्लेयर किए थे, लेकिन डिक्लेयर करने से कुछ ही दिन पहले उनकी अहलिया के जो, क्योंकि उनकी जो फैक्ट फोकस के अंदर ये भी कहा गया था कि उनके जो अहलिया के नाम पर असासे हैं वहां पर NA लिखा गया, नॉट एप्लीकेबल लिखा गया, यानी उनके नाम पर असासे नहीं है। लेकिन बाद में ये पता चला कि उनकी अहलिया के नाम पर वो असासे थे,
यकम जून 2020 को भी वो ट्रांसफर हो गए थे उनके बच्चों के नाम पर। अमेरिका में ही मुकीम है। अमेरिका में ही वो असासे थे, वो बिज़नेस जो भी शेयर्स थे, वो उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो गए और वो पैसे जो थे उनके बच्चों ने अपने चचा के बिज़नेस में ही इन्वेस्ट कर दिए, जहाँ उनकी अहलिया ने पहले ही कर रखे थे। तो ये सारा जो एक इंतहाई जो है वो डूबियस किस्म की ट्रांज़ैक्शंस थी और डूबियस किस्म की बिज़नेस डील्स थी जो कि जो और एसेट डिटेल्स थी जिसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि किसी को अगर तकलीफ है तो वो चला जाए अदालत, और अदालत में कौन जाए उनके खिलाफ, एफआईए में कौन जाए, एक रिटायर्ड जनरल के खिलाफ, ये लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और फिर उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात मुसलसल बढ़ते रहे। सियासी जलसों में उनको जो है वो लताड़ा गया, मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ और वीडियोज़ के अंदर जो है वो उनके बारे में बात की गई और फिर पापा जॉन्स एक जो है वो लतीफ़ा बन गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। पिछले कुछ अरसे से वो इस ओहदे के ऊपर मौजूद ज़रूर थे, लेकिन कहा ये जा रहा था कि उनकी कोई इतनी ज़्यादा से नहीं है, उनका कोई अहमियत नहीं है इस ओहदे के ऊपर रहते हुए, वो सिर्फ़ वहाँ पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन उनका कोई वो कुछ करते नहीं है उस ओहदे के ऊपर रहते हुए। नया दौर के ज़राए से हमें ये भी मालूम हुआ है कि आसिम सलीम बाजवा जो हैं वो काफ़ी कुछ उनके जो हैं वो हुकूमती वज़रा के साथ उनके ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं रहते थे, काफ़ी फ़ेदर्स जो हैं वो उन्होंने रफ़ल किए थे, जिनमें सबसे पहले तो आपको याद होगा कि वो एसएपीएम भी थे कुछ अरसे के लिए, इत्तलात और नशरियात के वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी थे वो। जिस वक़्त जो वज़ीर इत्तलात थे बाकी वो शिबली फराज साहब थे, तो उनके साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। उसके बाद वो वहाँ से तो ख़ैर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था इस सारे मामले के बाद, सीपेक अथॉरिटी तक खुद को महदूद कर लिया था। लेकिन सीपेक अथॉरिटी पर भी रहते हुए, क्योंकि जो स्टीयरिंग कमिटी है, सीपेक के हवाले से उसको असद उमर जो है वो हेड करते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सीपेक के हवाले से एपेक्स कमिटी बनती चली जा रही है। उसके ऊपर भी उनकी कुछ जो है वो असद उमर के साथ टसल जो है वो जारी थी पावर्स के हवाले से। तो बिल आखिर आज भी सबसे पहले जो खुशी का मैसेज, ये खुशियों भरा मैसेज जो ट्वीट हमने सबसे पहला जो ऐलान देखा उनकी जो है वो जाने का, वो असद उमर ही की टाइमलाइन पर था कि जी बहुत-बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सेकंड फेज़ में, अब आगे इसको ले जाने के लिए हमने एक नए साहब को हायर किया है। जो नए साहब हैं वो एंग्रो से ताल्लुक रखते हैं, हब पावर से में उन्होंने काम कर रखा है। सीईओ एंग्रो के भी सीईओ रह चुके हैं और एक थोरो प्रोफेशनल हैं जो हमें इत्तलात आई हैं। तो ये एक अच्छी हायरिंग है, एक अच्छी अपॉइंटमेंट है। इसको जो है वो पसंद किया जा रहा है जो सीरियस संजीदा हल्के हैं और जो बिज़नेस को पाकिस्तान के समझते हैं, सीपेक को समझते हैं। तो देखना होगा कि वो आगे लेकर कैसे चलते हैं, क्योंकि सीपेक अथॉरिटी के हवाले से कुछ हफ्ते पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी जो है वो हमारे ही प्रोग्राम के अंदर खबर से आगे में ये इत्तला दी थी कि चाइनीज़ सीपेक अथॉरिटी के हवाले से तो बहुत खुश हैं, लेकिन इसके चेयरमैन के हवाले से वो ज़्यादा जो है वो खुश नहीं है। तो इट्स गुड टू नो कि एक ऐसी जो कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं वो अब इस ऐसे एक प्रोजेक्ट को हेड नहीं कर रही, जो कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जिसको गेम चेंजर कहा जाता था माज़ी में एहसन इकबाल साहब की तरफ से, और अभी भी उसकी जो पोटेंशियल है उससे कोई डिनाई नहीं करता। खुद पीटीआई की गवर्नमेंट उसके ऊपर तनकीद करती रही है माज़ी में, लेकिन पिछले कई साल से वो भी उसको जो है वो ना सिर्फ ओन करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कंप्लीटली इस हवाले से ऑन बोर्ड है। तो ये पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि चाइना के साथ हमने शुरू किया है और चाइना के अलावा अमेरिका के अलावा सब उससे जो है वो मुस्तफ़ीद भी होना चाहते हैं। सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान के इर्द-गिर्द के ममालिक अफ़गानिस्तान और दीगर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं और ईरान है, वो सब जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होने का इरादा रखते थे। अभी कुछ वो ज़ाहिर है कि मुश्किलात में पड़ा हुआ है, तो उसके हवाले से ज़ाहिर है कि फिर अब ये तब्दीली जो है वो हो सकता है कि कुछ तब्दीली इस सीपेक अथॉरिटी के सीपेक के जो की तरफ जो पाकिस्तान का रवैया है उसमें भी शायद आए। तो ये देखना होगा आने वाले दिनों में। अली वासी को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े रहिए। आदाब।